लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, खासतौर पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सभी बैठकें कर रहे हैं। प्रभारी यहां पर नियुक्त किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता को कौन पसंद है, किसकी पसंद जो है बनती है और कौन पार्टी सबसे आगे रहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक रावत जी यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लखपत भुटोला वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुछ ही देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। नवीन पिरसाली जी, हम रोज एक बात पर चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आप लोगों ने जो लक्ष्य रखा है वो क्या लक्ष्य रखा है? जो अभी योजना बैठक हुई थी उससे क्या निष्कर्ष निकल कर आया? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर काफ़ी सारे निर्देश दिए हैं और उनका ग्राउंड पर धरातल पर अनुपालन हो रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम इस जनवरी के माह में सभी लोकसभा क्षेत्रों के अपने ऑफिसेज खोल लें। हमारे आईटी सेल पहले से काम कर रहे हैं, हमारे सभी मोर्चों की मीटिंग चल रही है और गांव चलो अभियान भी हमारा कुछ दिन में शुरू होने वाला है। और तमाम सारी जो गतिविधियां एक पार्टी को करनी चाहिए चुनाव जीतने के लिए, जनता तक अपने मुद्दों को ले जाने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से कर रही है और इसमें सभी संगठन काम कर रहा है। सभी कार्यकर्ता पूरे अपने जोशो खरोश से लग चुके हैं और धरातल पर जाकर जनता से संपर्क भी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। दीपक रावत जी, आप दोनों ही राजनीतिक दलों की तैयारियां देख रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर भी किया जा रहा होगा, लेकिन अगर यूकेडी की बात की जाए, रणनीति क्या है? किस तरीके से, क्या साइलेंट रहकर आप चुनाव लड़ेंगे या फिर आप लोगों की भी बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा? दिव्यदर्शिनी जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार लोकसभा में हम वॉकओवर की स्थिति में किसी को नहीं देंगे, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी को नहीं देंगे। और हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि 5 की 5 लोकसभा जो हमारी सीटें हैं उसमें हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि जनता जो है वो हमें समर्थन देगी, वोट देगी और हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका जरूर निभाएंगे। हरीश मैखुरी जी, यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, जो हाल फिलहाल में योजना बैठक भारतीय जनता पार्टी ने की हो या फिर अब कांग्रेस ने प्रभारी जो है नियुक्त किए हैं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश में और उत्तराखंड उसका एक हिस्सा है, किसकी तैयारी में सबसे ज्यादा दम मानते हैं? दिव्यदर्शन जी, जैसे मैं इस बार भी एक बार कह रहा था, वही चीज कहूंगा कि लोकतंत्र में पक्ष दोनों की आवश्यकता है। तो जो कम मत वाले होते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं, जिनको अधिक मत मिलते हैं वो पक्ष में बैठते हैं जी। तो चुनाव से पहले किसी भी तरह का प्रिजम्पशन की ये दल जीतेगा, वो दल जीतेगा, ये हारेगा, वो हारेगा, इस तरह का अगर हम करते हैं तो उससे जो जनमत के वोट है उसका प्री आकलन का एक तरह से अपराध हो जाएगा। तो वोट तो जनता ने देने हैं, जनता जिसको उचित समझेगी वो दे। लेकिन राजनीतिक दलों को अपनी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए, कोई चूक नहीं रखनी चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तैयारी के संदर्भ में हम देखते हैं कि जितना मुझे ज्ञात है, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनावों को लेकर अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं और जिला स्तर से लेके, पहले तो केंद्र में हुई, फिर राज्यों में हुई, फिर जिला स्तर से, फिर ब्लॉक लेवल तक इनकी बैठकें हो चुकी हैं। अब मेरे ख्याल जो बैठक होनी है उसमें पन्ना प्रमुख वगैरह नियुक्त करेंगे। उस हिसाब से जो हम और पार्टियों की तैयारी देख रहे हैं वो थोड़ा सा कम है। ये बात कहने में हमें कोई संकोच नहीं है और अच्छी तैयारी होनी चाहिए थी। कांग्रेस थोड़ा सा देर से ये नियुक्त किए, जल्दी किए जाने चाहिए थे और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और पहले स्थान के प्रत्याशी के लिए तैयारी करनी चाहिए। लोकतंत्र में जो दूसरे तीसरे पे रहता है तो मतलब हार गया, पीछे रह जाएगा, तो इसलिए पहले स्थान के लिए तैयारी करनी चाहिए। कोई सा राजनीतिक दल हो, खासकर हमारे जो क्षेत्रीय दल हैं, उत्तराखंड क्रांति दल, उनको भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ताकि इस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व वहां जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो
भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, तैयारी के मामले में, जहां तक हम समझ पाते हैं कि वो अभी थोड़ा सा आगे है बनस्पत, और कांग्रेस ने भी अच्छा किया। अभी थोड़ा सा समय हो गया है, अब तो कम है, राष्ट्रीय लेवल पे तो चल रहा है गठबंधन, अन्य पार्टियों के साथ तालमेल चल रहा है। कल भी इनकी बड़ी बैठक थी, उससे पहले भी 3-4 बैठकें हो चुकी हैं। तो उस लेवल से, उस स्तर से उत्तराखंड में भी किस तरह का गठबंधन होना है, किसके साथ होना है, इसकी तैयारी अब तक अच्छे से हो जानी चाहिए थी। उनकी भी बैठकें आनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह से अभी आया नहीं। तो अच्छा लोकतंत्र हरीश में तो मेकुरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने जिस तरह से कहा यहाँ पर कि अगर हम कुछ कहेंगे कि कौन पार्टी जीतेगी, क्योंकि तैयारियां सबकी चल रही है, लेकिन ये कहना कि ये पार्टी जीतेगी, ये हारेगी, ये अपराध होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इसी पर चुनाव लड़ रही है। वो ये कह रहे हैं तीसरी बार भी मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं ये वोट को भ्रमित नहीं करेगा? नहीं, देखो हम पार्टियां तो कह सकती हैं ये बात, लेकिन हम अगर मीडिया कर्मी हैं, अगर हम मीडिया कर्मी अगर प्री वोट प्रिजम्पशन करता है तो निश्चित रूप से जनता के वोट का अनादर होगा। भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, वो उनकी तैयारी है। दूसरी पार्टी भी कह सकती है, जिसकी भी अच्छी तैयारी है वो तो कहेगा हम जीत रहे हैं। अभी हम कुछ देर पहले टेलीविजन पे दूसरे चैनलों पे मैं देख रहा था, हमारे बहुत सारे गठबंधन के मित्र कह रहे थे कि इस बार हम जीतेंगे। तो निश्चित रूप से पार्टियां कह सकती है, लेकिन बतौर मतलब मीडिया पर्सन्स जो है, अगर हम अभी से प्रिजम्पशन करेंगे तो ये उचित नहीं होगा, जनता के साथ अन्याय हो जाएगा। वोट तो जनता को देना है। ठीक है दीपक रावत जी, यहाँ पर आप क्षेत्रीय दल हैं, आप लोग हमेशा पिछड़ते हैं। आपने कहा इस बार वॉकओवर का मौका हम किसी को नहीं देंगे, ना कांग्रेस को ना भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हर बार ये देखा गया आपकी तैयारी कुछ भी हो, क्षेत्रीय मुद्दे आप लोग उठाते हैं, लेकिन वॉकओवर कर ही जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, क्योंकि इतने सालों से तो सिर्फ 2 ही पार्टियां इस प्रदेश में हैं। दिव्य दर्शन जी, आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुछ हद तक जो इससे पहले जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां पर इस तरह की परिस्थिति का सामना उत्तराखंड क्रांति दल को करना पड़ा है। लेकिन हमने अपनी अब जब से हमारे नया कार्यकारिणी का गठन हुआ है, हमारे नए अध्यक्ष चुन के जो आए हैं पूरन सिंह कठैत जी, उसके बाद हम पार्टी में एक नए ऊर्जा का संचार हुआ है, और हमने उसके बाद ही हमने अपनी महिला मोर्चा का गठन किया है, हमने अपनी युवा प्रकोष्ठ का गठन किया है। ये सारे गठन, यहाँ तक कि हम लोगों ने जिलेवार हम कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को जो बूथ लेवल तक है वहाँ तक उसको ले जाया जा सके, क्योंकि जैसे मैकुरी जी का कहना है कि वोट जनता ने देना है, और जो मुद्दे इस टाइम जो हमारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों के क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, तो हम जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से बार बार उठाते रहे हैं। और हमें लगता है कि इस बार जो हमने मूल निवास का सशक्त भू कानून की बात करी है, इसमें शायद, क्योंकि जब तक हमारा कोई प्रतिनिधित्व वहां नहीं जाएगा क्षेत्रीय दल का या क्षेत्रीय विचारधारा का संसद में, तो ये बात नहीं क्लियर होगी, या इसकी उसका जो महत्वपूर्ण जो उसका महत्व है इस पहाड़ी राज्य के लिए, वो किसी के समझ में नहीं आने वाला। एक पहाड़ी ही बता सकता है कि क्यों जो मूल निवास उसके लिए क्यों जरूरी है, भू कानून उसके लिए क्यों जरूरी है। तो हमारा मानना है कि हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जनता इस बार समझेगी, और हम उसको जनता के सामने तो ले जा रहे हैं पिछले 20-22 वर्षों से, और इस बार भी हम लोकसभा के चुनाव में हमने निश्चित किया हुआ है कि हम जनता तक घर घर जाएंगे और जनता से अपने जो हमारे मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनका महत्व समझाएंगे, और उन्हें बताएंगे कि राष्ट्रीय पार्टियां एक धोखा है, और उत्तराखंड क्रांति दल को अगर आप वोट देंगे तो अपनी अस्मिता बचाने का एक मौका है। और इसी के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 लोकसभा का जो 5 सीटें हैं उन सीटों में हम लोग अपना एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएं, और अगर जनता का सहयोग मिला तो हम उन परिणामों को भी बदलने की कोशिश करेंगे जिस परिणामों के बारे में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही आश्वस्त है। अच्छा दीपक रावत जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है करण मारा के नेतृत्व में यहाँ पर तमाम जो है वो प्रयास हो रहे हैं, या फिर प्रचार प्रसार करने की तैयारी हो रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। बीजेपी की बात की जाए तो केंद्र नेतृत्व के साथ साथ राज्य स्तर का नेतृत्व भी है, यूकेडी का नेतृत्व किस तरीके से देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सबसे पहले प्रमुखता से
एक कहे तो एक थोड़ा सा मौका उसे मिला हुआ है, तो इस संगठन के ऊपर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय से अपने संगठन में बहुत ज्यादा मजबूत किया है, जिसका उनको लाभ भी होता है। और वनस्पत उसके अगर हम दूसरे कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के पास भी बहुत ज्यादा अपना एक संगठन है, जिसके बलबूते वो बहुत अच्छी स्थिति में आ जाती है। यहाँ पर जब हम क्षेत्रीय पार्टी करते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी भिन्न हो जाती है, क्योंकि संगठन मजबूत ना होने के कारण और बहुत सी हमारी आंतरिक समस्याओं के कारण हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ा, जहाँ पर हमें लगता है कि जिसकी वजह से हमें जो जिस उम्मीद के साथ हमें वोट मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को मिलता है या कांग्रेस को मिलता है, उस उम्मीद में वो जो वोट हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन इस बार जब हमारा नेतृत्व बदला है, पूर्ण सिंह कटक जी के नेतृत्व में हमने ये एक निर्णय लिया हुआ है कि अब जो 20-22 वर्षों में जिस तरह की विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड क्रांति दल नहीं दिखा, वो अब आने वाले वर्षों में, आने वाले चुनाव में आपको निश्चित नजर आएगा, यहाँ की जनता को भी नजर आएगा। बिल्कुल, हमारे साथ लखपत बुटोला वरिष्ठ नेता कांग्रेस लाइव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नमस्कार। लखपत बुटोला जी, सवाल ये कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बेशक आप लोग बीजेपी से थोड़े से पिछड़ रहे हैं, लेकिन जो अब प्रभारी बनाए गए हैं, जो रणनीति तैयार की गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात मैं आपका ये खंडन करता हूं कि आप कह रहे कांग्रेस भाजपा से पिछड़ी हुई है। कांग्रेस कहीं पिछड़ी हुई नहीं। इस मामले में कांग्रेस ज्यादा सशक्त, मजबूती के साथ और बेहतर रणनीति के साथ काम कर रही है। आपने देखो 539 लोकसभा सीटों के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। उसको लेकर के हमने पूरी रूपरेखा तय करने का प्रयास किया है कि जनता के बीच इसकी पहुंच है। कांग्रेस के जो भी प्रत्येक लोकसभा के अंदर चाहे 3-4 जो भी मजबूत दावेदार है, उन मजबूत दावेदारों को लेकर के, चाहे वो जनता के बीच जाना, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हो, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी को, चाहे आम जनमानस हो, चाहे शिक्षक गण हो, चाहे उसमें व्यापारी हो, चाहे और लोग हैं, समाज से लोगों को लेकर के हम एक राय ले रहे हैं कि कौन व्यक्ति लोकसभा में सुदृढ़ रहेगा, लोकसभा के उपयुक्त रहेंगे, और जो लोकतंत्र की खूबी, उस लोकतंत्र की खूबी को बनाने के लिए कांग्रेस ने ये संयोजकों की नियुक्ति की है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर रणनीति है और इसमें हम भाजपा से भी आगे। आप एक चीज को समझ लीजिएगा कि कांग्रेस इस समय लोकसभा चुनावों में जिस जमीनी स्तर से लेकर और पूरी की पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है, उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस ने 2024 में लगभग 250 सीटों का लक्ष्य रख करके कि लोकसभा सीट में हम पूर्ण बहुमत के साथ 270 सीटों के साथ आए, उसको लक्ष्य बना करके हम टारगेट पे चल रहे हैं। जी, अच्छा लखपत बुटोला जी, सवाल इसलिए सर कि आप पिछड़ रहे हैं, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी पदयात्रा करने के लिए आने वाले थे, वो किसी कारण नहीं आ पाए। अगर बीजेपी की बात की जाए, पूरा केंद्र नेतृत्व लगातार यहाँ पर रुक कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व गायब है सर। यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आता सिवाय करण माहरा के, और कभी कभी जो आपके वरिष्ठ नेता पार्टी के अंदर है वो। आपका चैनल शायद देखता नहीं है। हरीश रावत जी ने कल ही कितना बड़ा धरना रखा था, परसों 6 तारीख को। वही मैं कह रही सर, केंद्रीय लेवल के नेता राहुल गांधी, सुन लीजिए ना, सुनाई नहीं। करण मेहरा जी भी हमारे स्थानीय नेता है, और हमारे हरीश रावत जी से बड़ा कौन कदावर राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस में? हरीश रावत कम छोटा आपको प्रदेश स्तरीय नेता लगते हो। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पूरे देश के अंदर AICC के वो CCC के मेंबर है, वो AICC के मेंबर है वो। और इसके अलावा यहाँ पर से बहुत सारे लोग जो मजबूत, आपने देखा होगा प्रीतम भाई अन्य प्रदेशों के प्रभारी हैं। यहाँ पर हमारे कई नेता हैं जो अन्य प्रदेशों में प्रभारी बने हुए हैं। तो इसको लेके आप कहें कि कमजोर है, तो ये आपका कहना बेकार है। मैं ये जरूर आपसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति करके एक मजबूत दमदार स्थिति को बनाने का काम किया है, उसको लेके कांग्रेस लगातार एक एक चीज को बनाने का काम करे। वो काम होगा, बनेगा, और उन कामों को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ेगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में आएगी। बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर अभी आपने लखपत बुटोला जी को सुना, उन्होंने खंडन इस बात का किया है कि कांग्रेस पिछड़ नहीं रही है, बस आप लोगों से रणनीति थोड़ा सा अलग है, वो उसी पेस में काम कर रहे हैं जिस पेस में आप कर रहे हैं, या शायद आपसे ज्यादा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यदर्शन जी, इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कांग्रेस की। अगर आप बात करें तो पहले तो इंडिया अलायंस करके काफ़ी टाइम इन्होंने निकाला, और जब इंडिया अलायंस में बात नहीं बनी, अब आप देख रहे हैं कि कल ही उनके एक मुख्य घटक दल ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी की
तैयारियां हमें परेशान कर रही हैं। केसी त्यागी जी ने बयान दिया था और उस बयान का क्या तात्पर्य आप निकालते हैं कि कांग्रेस सभी दल, अलायंस के सभी दल भारतीय जनता पार्टी की तैयारी से डरे हुए हैं और आज कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त करके सभी सीटों पर, देश की सीटों पर ये एक संदेश साफ कर दिया कि हम अब अलायंस में नहीं, अकेले ही जाएंगे, क्योंकि अलायंस में कोई दम रहा नहीं और अलायंस अपने आप में इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। अलायंस की तो बांधी कांग्रेस ने गठरी। अब बात आती है तैयारी पर। तैयारी का तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो आपने जैसे पहले कहा कि हमारे सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आदि कैलाश तक होके आए हैं और सारे नेता लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। कल ही राजनाथ सिंह जी भी अलग अलग कार्यक्रमों में यहाँ पर आए थे। तो जो जिस प्रकार से दौरे हमारे राष्ट्रीय नेताओं के चल रहे हैं और धरातल पर जिस प्रकार से कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ जनता से संपर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं उनकी तैयारी हमारे से बेहतर हो, उस पर मैं जाता ही नहीं हूं, लेकिन जो दिख रहा है वो उसकी बात कर रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसमें दम है इस देश को संभालने का, इस प्रदेश को संभालने का और जिसके नेतृत्व में ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। वो मादा जो रखते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व को दोबारा से जनता फिर से बल देना चाह रही है और देवतुल्य जनता देश की जनता जनार्दन है। ठीक है, अच्छी बात है। जैसा हरीश बेखुरी जी ने कहा कि आप राजनीतिक दल हैं, आप लोग कह सकते हैं, जीत का दावा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही उसके साथ भी जनता है? जो पदयात्रा यहाँ पर हरीश रावत ने महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ निकाली वो भी जनता की आवाज है। जो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो यात्रा निकाली जा रही है वो यहाँ पर जनता की आवाज है। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है? देखिए, जो परेशानियां इस प्रदेश में है, सरकार उन पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष उसको एक मुद्दा बना रहा है, वो बात अलग है। आप देखिए कि हरीश रावत जी की कल की पदयात्रा, 100 मीटर की पदयात्रा को आप क्या मानते हैं? उन्होंने अपने कार्यालय से पदयात्रा शुरू की और गांधी पार्क के सामने खत्म कर दी। तो कांग्रेस को जो बिल में घुसी हुई कांग्रेस उसको बाहर निकाल रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज ये थोड़ा पर्यवेक्षक के बहाने कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को उस रेस में दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के आगे किसी भी पार्टी की कोई तैयारी नहीं है और वो पार्टी इसलिए है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता में रहकर जो काम किए हैं उन कामों का जनता पर प्रभाव है और वो प्रभाव दिख रहा है। उस प्रभाव का जो प्रभाव हो रहा है उससे सब डरे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता मिलकर जो बल दे रही है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रही है, उसका असर है ये। ठीक है, लखपत बुटोले जी आऊंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार हम चर्चा करेंगे कि कौन सी पार्टी की तैयारी कितनी है और जो दावे किए जा रहे हैं जनता कौन से दावे को मानती है और किस पार्टी के साथ जाती है। अब बने रहिए हमारे साथ। सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह, 7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है। 10वीं बोर्ड में 80% अंक लाने पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं CM धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूँ। गंगा
ऐसी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। किसकी कितनी तैयारी है आज यही जानने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं चर्चा में। लखपत बुटोला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रसाली जी के जवाब में, प्लीज अपनी बात करें। देखिए, इन्होंने एक दो बातें कही हैं कि कांग्रेस अलायंस के साथ जा रही थी, इन्होंने सारे सीटों पे पर्यवेक्षक उतारे हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही क्या नहीं करी, ये पेट में दर्द भाजपा को क्यों होता है। हम अपने कांग्रेस एक देश की एकमात्र ऐसी पार्टी जो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिसका हर गांव में, हर कस्बे में, हर बूथ पे वोट है और हर वर्ग का वो स्वीकार्यता है। ये भाजपा की तरह तो है नहीं। दूसरी बात है, भाजपा ने इस देश में चुनाव के अलावा कोई विकास तो किया नहीं। केवल वो 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते, देश का पैसा चुनाव में लगाने की तैयारी में रहते। ये कह रहे हमने बहुत विकास किया। क्या विकास कर दिया? 2022 में आप नाटक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। 4 साल से उत्तराखंड के अंदर किसान के वो जो मूल्य है उसका निर्धारण नहीं कर पाए। आप जिस बात को लेके कह रहे कि वो देश की विकास होना चाहिए, देश पे आज 1.5 लाख करोड़ का कर्जा देश के GDP से ज्यादा देश के अंदर कर्जा कर दिया। आपने बेरोजगारी 23.5% लेने का काम कर दिया देश के अंदर। आप भ्रष्टाचारियों को गले लगा करके उनको कहते हैं कि सादाचारी हो जाते हैं। तो ये जो जुमले हैं इनके जुमले में कोई नहीं जीत सकता। लेकिन मैं आपसे कह सकता, कांग्रेस की अपनी रणनीति है, अपनी ठोस स्थितियों को लेकर कांग्रेस इस समय जो चूक हमसे 2014 में हुई थी, जो गलतियां हुई थी, हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ कमी रही होंगी। जो जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, 19 में क्या क्या कमियां हमसे हुई, उसको लेकर के इस समय हमने प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों से लेकर, आम जनमानस से लेकर, सामाजिक संगठनों से लेकर और जो जितने भी लोग, तमाम तरह के लोगों के एक राय लेकर के लोकसभा के विकास के लिए, प्रत्येक लोकसभा के विकास के लिए, प्रत्येक लोकसभा के लिए सुदृढ़ कैंडिडेट कौन हो सकता है, उसको लेकर कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा काम किया, रणनीति बनाए। उसके अंदर हम ये भी तय करेंगे हम किन सीटों पे कमजोर है, कहाँ पे विपक्ष हमारा सहयोग पार्टी जो हमारा गठबंधन में, वो कहाँ पे मजबूत है, किसको कौन सी सीट देनी चाहिए, कितनी सीट देनी चाहिए, कहाँ पे देखिए हमें लाभ होगा नहीं। इसकी सारी तैयारी, क्योंकि हमने, आपको पता है कि जनवरी लास्ट में कांग्रेस ने तय किया कि सीट शेयरिंग का मामला चले जाएगा। सीट शेयरिंग से लेकर हम पहले अपनी सारी लोकसभाओं को लेकर के, लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस अपनी रणनीति और अपनी तैयारियां बना रही है। लखपत बुटोला जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक छोटा सवाल आपसे ये है, आपने, अच्छी बात है कि हर पार्टी ये जानती है कि उसका वोट बैंक कहाँ कहाँ मौजूद है। आपने कहा देश के अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में वोट बैंक है, लेकिन फिर वो वोट बैंक कन्वर्ट के नहीं हो पाता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, और आप अभी 3 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बम्पर पे बम्पर जीत हासिल कर रही है। आपने बड़ी बात कही, लेकिन वोट बैंक की बात जहाँ था, आपने कही भाजपा को 4 राज्यों में 4 करोड़ 20 लाख के आसपास वोट पड़ा, यही कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट पड़ा। अब सीट शेयरिंग में कन्वर्ट नहीं हुए, बात अलग है, वोट परसेंट में कांग्रेस को ज्यादा वोट पड़ा, ये तो आप भी मानते ना। लगभग 60 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा पड़ा 4 राज्यों में। अगर कांग्रेस का वोट बैंक नहीं तो ज्यादा वोट कहाँ से कांग्रेस को पड़ गया। ये इस तरह की बातों को लेकर देखो, लोकतंत्र में हो चाहे कहे, अगर हम ये कहें 2 चीजें होती हैं, आप 30 सेकंड दीजिए और डॉक्टर मैक्री जी मेरी इस बात को संबद्ध करेंगे कि 2 चीजें होती है। एक तो शासक होता है कि जो एक वोट वर्ग लेकर के देश की सत्ता पे शासन कर देता है, उसको बहुमत तो मिल जाता है, लेकिन एक बहुत छोटे समुदाय को नेतृत्व करता है और वो बहुमत के आंकड़े को पार करे। एक होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जिसका अपार समर्थन होता है, लेकिन क्योंकि संख्या बल में वो नहीं आ पाता है। तो कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो शासक थोड़ी है। शासक और लोकतंत्र में अंतर समझना पड़ेगा। आप वोट बैंक इकट्ठा करके, एक भर का वोट बैंक इकट्ठा करके चुनाव जीत सकते हैं, आपको बहुमत मिल सकता है, लेकिन जिन 4 राज्यों के चुनावों का भी आप बताएं, कांग्रेस लगभग 60% आप वोट ज्यादा लेके आई। कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो वो बात अलग है। मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का पूरब के लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ पे लोग वोट है और देश के रग रग में कांग्रेस है।
हम ये देख रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि 14 में और 19 में क्या कमियां हुई है, किन चीजों को लेके हमारे देश का जो मतदाता है, जो देश कांग्रेस के जो जान से ज्यादा प्यार करता है, तो क्यों कांग्रेस से दूर जा रहा है, क्या उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, उसको लेके पर्यवेक्षकों की टीमें बनाई जा रही। क्या हमसे कमियां हुई, क्या चूक हुई, किन लोगों को वोट देने पे पुराना कांग्रेस उसी स्तर पे आएगी जब कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। उस अस्तित्व को बनाने के लिए और उस तमाम चीजों को दूर करने के लिए कांग्रेस ने ये पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। और मैं आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस के कैंडिडेट बेहतर होंगे, कांग्रेस अपने बलबूते पे 271 सीट लाने का प्रयास करेगी और जीतने का प्रयास करेगी, बहुमत के साथ आए, ताकि देश में जो भाजपा ने इस देश को गर्त में डाल दिया है उससे उबारने के लिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इन चीजों को लेकर आम जनमानस की बातें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उनके मूल्यों को लेकर, उनके संवैधानिक ढांचे को लेकर जो मजबूती आनी चाहिए, जो कांग्रेस लगातार 70 साल से प्रयास कर रही थी, पिछले 7-8 सालों में जो छिन्न भिन्न हो गया है उसको पुनः सम्मिलित करने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। लोग के जनता के बीच वो विश्वास जताने के लिए कि हम लोग पुनः एक सशक्त हिंदुस्तान और मजबूत लोकतंत्र के साथ हिंदुस्तान का विकास करेंगे, उसको लेकर के कांग्रेस काम कर रही है और उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और उसी को लेकर ये पर्यवेक्षकों की हमने नियुक्ति की है। हरीश मेखुरी जी, यहाँ पर आपसे लखपत बुटोला जी ने एक सवाल पूछा कि आप शायद इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, अपने आप को संबद्ध करते होंगे कि जो शासक है और लोकतंत्र में फर्क होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और एक शासक की दृष्टि से दोनों ही परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? नहीं, देखिए, शासक तो जिसको जनता अवसर देती है वो बनता ही है, इसमें तो लखपत जी ने सही बात कही। और दूसरी सही बात उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का इन 3 राज्यों में वोट प्रतिशत ज्यादा है, तो उससे भी वो तो आंकड़े हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे हिमाचल में भी हम देख रहे थे पिछली बार की सरकार कांग्रेस की है, लेकिन वोट प्रतिशत वहाँ बीजेपी का ज्यादा था। तो ये टेक्निकल जीत जो है वो टेक्निकल चीज है, ऐसा ही हमारे संविधान में व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से जिसको जनता टेक्निकली आगे बढ़ाती है, वोट परसेंटेज उसको ज्यादा मिलता है, कभी कभी वो पीछे भी रहता है, लेकिन जिसको मतलब 2 वोट से भी विजय मिली तो वो जीत जाएगा। तो जीत जो है प्रत्याशियों में जो आगे पीछे होता, कांटे की टक्कर होती, उसमें होती। वोट परसेंटेज किसको ज्यादा मिला नहीं मिला उसका हम जनमत के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। जीत के लिए टेक्निकल पॉइंट जो लखपत जी कह रहे हैं उससे हम बड़े सहमत। अच्छा, दूसरी चीज ये है, मेरी दूसरा सवाल मेरा हरीश मेखुरी जी ये है कि आपने कहा कि जो टेक्निकलिटीज है वो अलग है और जनता का मत अलग है। यहाँ पर अगर हम तैयारियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कहाँ पिछड़ रही है आपको लगता है आज के समय में? नहीं, पिछड़ नहीं रही है। हम ये कहेंगे कि जनता जिसके साथ खड़ी रहती है सरकार उसकी बनती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो वोट परसेंटेज है वो किसी को ज्यादा भी हो सकता है और वो विपक्ष में बैठता है। ऐसा हमारे देश में मतलब की व्यवस्था ऐसी है, लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। जो मैंने 2 उदाहरण दिए कि एक तो इन 3 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस गठबंधन के परसेंटेज में वोट ज्यादा है। उसी तरह से हिमाचल में मैंने बताया कि कांग्रेस की सरकार है लेकिन परसेंटेज में बीजेपी का वोट ज्यादा है। तो ऐसा टेक्निकली हो जाता है, ये टेक्निकल चीज है। अब वोट जिसको ज्यादा मिला वो विजयी हो जाता है। 1 वोट भी ज्यादा मिलेगा, चाहे 100 वोट मिलेंगे, चाहे 1 लाख वोट से भी जीतने का रिकॉर्ड रहा है, मतलब लाखों वोट से भी जीतते रहे हैं प्रत्याशी हमारे। तो ऐसा नहीं है, पर तैयारी किसी भी दल को कम नहीं करनी चाहिए। पहले नंबर की तैयारी चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है, यही प्राथमिकता है कि जो पहले नंबर पे रहेगा वो सरकार बनाएगा और वही शासक होगा। तो जनता शासन सौंपती है, कोई ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने की राजा महाराजाओं की जैसी अब पद्धति हो। हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान में जो व्यवस्था है उसी अनुरूप होता है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ अपने राजनीतिक मित्रों से भी कि तैयारी में, चाहे वो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, चाहे पक्ष हैं, चाहे विपक्ष हैं, सभी लोकतंत्र के स्तंभ हैं। तो चुनाव की तैयारियों में कमी नहीं करनी चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, पहले नंबर के लिए लड़ाई में। तो जैसे मैं देख रहा था, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी कह रहे थे कि
कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, तैयारियां बहुत पहले से कर रहे हैं, 3-4 मीटिंग उनकी हो भी चुकी है। कांग्रेस ने भी अब अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रभारियों को बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है और एक एक वोटर से, एक एक कार्यकर्ता से संपर्क बने, उसकी रणनीति तैयार हो तो मेरे ख्याल से उनको भी लाभ मिल सकता है। और जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के मित्र हैं उनको भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी पहले नंबर पे आए ना, तो मतलब कम से कम रनर में तो दिखें, ऐसा हो तब जाके कहीं उनकी सुनवाई संभव है। नहीं तो क्षेत्रीय दलों का तो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा कठिन है भूमिका। तो एक हेड्सअप के तौर पर इसे लिया जाता है, जैसे स्कूल में जब परफॉर्मेंस, जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं तो सभी बच्चों से कहा जाता है कि आप और मेहनत कीजिए, और जो पुअर परफॉर्मिंग होता है या फिर जिसके कम अंक आते हैं उसको बोला जाता है और मेहनत करो। तो शायद विपक्षी दलों को यही एक संदेश देना चाहते हैं। दीपक रावत जी, अगर हम बात करें कि जब बागेश्वर उपचुनाव देखा था, क्योंकि आप क्षेत्रीय दल हैं, इससे रिसेंट जो सबसे चुनाव हुआ था वो था बागेश्वर उपचुनाव, वहां पर आपको नोटा से भी कम वोट मिले थे। यानी कि आप क्षेत्रीय दल क्षेत्र मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद जनता आपको नोटा से भी कम वोट देती है, यानी कि जनता नोटा दबाना पसंद करेगी बजाय आपके। तो ऐसी कहां चूक रह गई आप लोगों से? और जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी करते हैं कि हम मंथन करेंगे कि चूक कहां हुई, गलती कहां हुई, क्या आप भी वही रणनीति अपनाएंगे? देखिए देवदर्शन जी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि इस समय देश और प्रदेश में जो तमाम जो प्रदेश हैं और भी एक राष्ट्रीय मुद्दे हावी है क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर, और क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय पार्टियां करती हैं तो निश्चित रूप से उनको इसका लाभ भी मिलता है। और क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं पर इस तरह जो है वो बैकफुट में है। जिन मुद्दों की बात हम करते हैं उन मुद्दों का जो महत्व है वो अब जाके धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है। जब से उत्तराखंड क्रांति दल बना है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बाद बनी है, 1979 से बने हुए हैं और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठन जो हुआ था वह हिंदुत्व को लेकर हुआ है। उनका जो एजेंडा था, उनका जो उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ उनको जो प्राप्ति थी वो हिंदुत्व थी, एक विशेष वर्ग के प्रति। और वहीं हमारा जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश के टाइम में, जो मसूरी में, हमारा क्षेत्रीयवाद था। तब भी हम क्षेत्रीयवाद की बात करते थे, क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते थे। उसका प्रभाव ये हुआ है कि जो जनता है, आज का जो माहौल है, उस जनता जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हो रखे हैं कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो पीछे जा चुके हैं, या कहें कि उनकी प्राथमिकता में नहीं है। लेकिन जिस समय, जिस क्षण या जिस चुनाव में हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जनता को समझ में आएंगे, या जनता को उनकी उपयोगिता समझ में आएगी, या जनता को उनका महत्व पता चलेगा, तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय पार्टियां, सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होने वाला है। और कहीं ना कहीं पर फिर जो स्थिति हमारी उत्तराखंड में है, तमाम क्षेत्रीय मुद्दे, जिन जिन प्रदेशों में क्षेत्रीय मुद्दे हावी हैं या क्षेत्र की जनता को पता है कि क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम नहीं कर पा रही है, या जो कांग्रेस है वो भी अच्छा काम नहीं कर पा रही है। लेकिन जिन जिन राज्यों में ये स्थिति नहीं है, जहां पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा हावी हैं, या एक तरीके से कहे कि संचार माध्यम का उपयोग करके उन मुद्दों को इस तरह से बना दिया गया है कि जो जनता है वो जनता जो है क्षेत्रीय मुद्दों पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही है और राष्ट्रीय मुद्दों पे ध्यान देती है। तो वहां पर इस स्थिति का सामना उत्तराखंड क्रांति दल को भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो आपने बागेश्वर चुनाव का जो दिया उसमें तो स्पष्ट था, पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया। अब यहाँ तक कि आरोप लगाने वाली बात है कि जो कैंडिडेट थे उनको यहाँ तक मौका नहीं दिया गया कि वो अपना प्रचार कर सकें। अलग अलग तरीके से सरकारी महकमों, अलग अलग महकमों तरीकों से उनको प्रचार करने से रोका गया। नाक का एक जो इशू बना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसी का ये परिणाम था कि शायद हमें बहुत जो उम्मीद थी, हमारे जो उम्मीदवार थे उनको वोट मिले, वो नहीं मिले। नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर ठीक है यूकेडी ने अपनी बात रखी, बागेश्वर उपचुनाव की बात अलग है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की अगर बात करते हैं तो आखिर में आप मुद्दे कोई भी उठाइए, जब आप चुनाव जीतते हैं यहाँ के सांसद तो उठाने आपको यहीं के मुद्दे पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पर से सांसदों को अगर जिता के भेजते हैं संसद में तो उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दे उठाए जाएंगे, ना कि राष्ट्रीय मुद्दे। तो फिर ऐसे में फोकस, अगर आप इस प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है ओवरऑल राष्ट्रीय मुद्दे आपने उठा लिए, लेकिन क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय मुद्दे भी तो इम्पोर्टेंस के होने चाहिए ना सर।
देखिए, बिल्कुल क्षेत्रीय मुद्दों पर ही सारी राजनीति होती है और हमारी सरकार उन पर बहुत केंद्रित है। हम उत्तराखंड में हमारी राज्य की सरकार है। आपने देखा, अभी हमने भू कानून पर एक कमेटी बनाई है, फाइनल कमेटी, जो अपनी अनुशंसा देने वाली है, और उससे पहले ही हमने रोक लगा दी है कि यहाँ पर कृषि और उद्यान के नाम पर अब जमीनें नहीं खरीदी जाएंगी। हमने रोजगार की बात की है कि अगले 2000 इस वर्ष हमने 10,000 का लक्ष्य रखा है केवल स्वास्थ्य विभाग में। 13,000 और नौकरियां पाइपलाइन में हैं। अगर मुख्यमंत्री धामी जी का कार्यकाल आप देखेंगे, औरों की तुलना करेंगे तो सबसे पाएंगे जितना पूरा उन्होंने पिछला सब नियुक्तियां हुई है उसमें केवल धामी जी के कार्यकाल में हुई है। प्राइवेट सेक्टर में 53,000 नियुक्तियां हुई हैं लोगों की। अगर आप क्षेत्रीय मुद्दे पर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी कोई नहीं जो क्षेत्रीय मुद्दों को समझती है और जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदेश बनाया है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है और जो मुद्दा है, हर एक मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा होता है। मेरे घर में अगर शौचालय नहीं है तो मेरे लिए मुद्दा है, जनता के लिए मुद्दा है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था और 12 करोड़ यहाँ पर शौचालय बने। जनधन योजना खोली, 50 करोड़ खाते खुले। अगर आप बात करते हैं उज्ज्वला योजना की तो 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। अगर आप बात करें स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यहाँ 2014 में जहाँ 387 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अब 600-700 के आसपास हैं। जहाँ 2014 में 6 एम्स होते थे, आज 2023 में 24 एम्स हैं। आप जहाँ 370 की बात करते थे, सदियों से लटका पड़ा था, उस मुद्दे पर अच्छा, नवीन पिरसाली जी, जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े आते कहां से, मतलब उसका सोर्स क्या है? सरकार से आते हैं, लोग आरटीआई से लगाते हैं और सरकार देती है उनको। क्योंकि जनरली जो हमने धरातल पर देखा, अगर आप जल जीवन मिशन की अगर बात कर ले, एक योजना बता रही हो केंद्र सरकार की, आप लोग कहते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जो है पहाड़ तक पानी पहुंच गया है, लेकिन आप आज भी अगर जाके देखेंगे गाँव में तो वहां सिर्फ नल लगे हुए हैं, उसमें जल नहीं है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार मीडिया में खबरें आती है और हम दिखाते भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है सक्सेसफुल है। यही बात कही जा रही है कि चुनाव से पहले क्या धरातल की क्या सच्चाई है वो जानने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, धरातल पर भी प्रभाव है। धरातल पर भी अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में आता है पानी, बल्कि 2-2 नल आ गए हैं। किसी भी गांव में अगर नल आ रहा तो कहीं पर लिफ्टिंग के द्वारा पानी आ रहा है, कहीं पर सोर्स नए ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन बिछाई गई है ना, पाइपलाइन बिछाई गई, उसका सोर्स खंगाला जा रहा है कि नदी से निकाला जाएगा, किस स्रोत से आएगा। कुछ स्रोत पहाड़ों में ऐसे हैं जो 6 महीने पानी देते हैं, कुछ 8 महीने पानी देते हैं, कुछ 12 महीने पानी देते हैं। तो उनकी जो बैलेंसिंग की जा रही है, उनके द्वारा जो काम आगे हो रहा है उस पर काम निरंतर जारी है। ऐसा भी नहीं भी किसी भी नल में जल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि खाली नल लगाए गए हैं, सब में जल आएगा। जहां जल आ रहा है वहां पर ठीक है, जहां नहीं आ रहा उसकी तैयारी की गई है। ठीक है, लखपत बुटोला जी, आप मुस्कुरा रहे थे तो मैं इस बात को मानती हूँ कि आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अब मेरा छोटा सा सवाल है, फिर अपनी बात रखिएगा। जो बात हम कह रहे हैं, कांग्रेस क्या इन मुद्दों को धरातल पर जाकर नहीं उठा सकती? क्योंकि जो मुद्दे आप लोग उठाते हैं वो तो हर चुनाव में देखते हैं, बेरोजगारी, महंगाई हर चुनाव का मुद्दा है, लेकिन क्या ये मुद्दे नहीं हो सकते आप लोगों के? देखिए, मैं जो बात पिरसाली जी ने कही उस पर मैं ही क्या, पूरा आपके व्यूअर हंसेंगे। वो कह रहे हैं कि नल बिछाते हैं, स्रोत ढूंढे जा रहे हैं। स्रोत अब ये तो पहली बार सुना है कि भाई नल किस दिशा में बिछाए गए, स्रोत कहाँ मिलेंगे, ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। आज तक तो सुनते थे कि पहले स्रोत ढूंढे जाते, उसके बाद नल बिछाए जाते। ये इनकी योजना है, आपने बहुत अच्छा पंपिंग स्टेशन में टाइम लगता है, पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने जिन बातों को लेके कहा, मैंने ये जरूर आपसे कहा है कि जो हमसे पिछली गलतियां हुई है, जिन चीज, देखो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे तो मुद्दे ही हैं। और क्या कहते हैं, पुरानी ओल्ड पेंशन का मामला है, भ्रष्टाचार का है, महंगाई का है, महिला सुरक्षा का है, राष्ट्रीय सुरक्षा का है, देश की सीमाओं का, जवानों का, ये मुद्दे तो है ही हैं। इसके अलावा किन चीजों को लेकर के हम लोगों को बीच अपनी बात को नहीं रख पा रहे, क्यों लोग हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हमारी चीज, उन्हीं चीजों को लेकर तो ये कमेटियां बनाई गई है। उसी को लेकर तो हम इन चीजों को लोगों के बीच जाकर और जो हमारे जो मजबूत कैंडिडेट है उन कैंडिडेटों को लेकर जो बातचीत करेंगे और वो जनता के बीच उस भरोसे को जगाएं, तो उसी को लेकर तो हमें एनालिसिस करने के लिए देख रहे सारी चीजों को। और ये कैंडिडेटों के बीच भी तय होगा कि जनता के बीच कौन लोकप्रिय है, किसकी बातों पे लोग भरोसा करते, कौन जनता के बीच जाता, अपनी बातें रखता है और लोगों से उसकी जान पहचान अच्छी रहती है, लोगों से बातचीत करता है, लोगों के बीच घुलता मिलता है, क्षेत्र भ्रमण करता है, लोगों के साथ
जाने का, उनके दुख सुख में साथ है। तो इसके लिए ये तैयार किया गया है कि एक जमीनी स्तर पे हमको वो फीडबैक मिल पाए, जो कांग्रेस का यथार्थ बूथ स्तर से लेकर जो बातें होती हैं उसको लेके हम यथार्थ पता हो पाए केंद्रीय नेतृत्व को, उसको लेके काम किया जा रहा है। और ये किया जाएगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ, इसमें कांग्रेस ने बहुत काम किया है और इसको दूर करने का काम किया है। एक तरफ राहुल गांधी जी लगातार देश में भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे उनके किसानों की लेकर बातें हो, चाहे चीन को लेके बात हो, चाहे गलवान की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, बेरोजगार की बात हो, वो आरोपी की बात हो, ओल्ड पेंशन की बातें हो, उनको लेके वो लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर किसानों को बात हो, पहलवानों की बातें हो, सारे मुद्दों को लेके वो उठा रहे हैं और हम जिसको जनमानस के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, लखपत बुटोला जी, आपने कहा जनता के बीच में जिसकी ज्यादा पैठ होगी, जिसको जनता का सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा, वो कैंडिडेट जो है उतारा जाएगा। लेकिन क्या आप इस बात को नकारेंगे कि आपके नेताओं में ही सामंजस्य नहीं बनता है? अगर आप जनता के भरोसे पे जाते हैं तो क्या आप इस बात को दरकिनार करेंगे कि आपके नेताओं में आगे फूट ना पड़े? नहीं नहीं नहीं, न बनना तो उसको कहते हैं कि एक मंत्री के सामने एक विधायक माँ बहन की गाली दे के आ जाए, कहे मेरी बेइज्जती हो गई और मुझे माँ बहन की गाली दी गई, जाति सूचक शब्द कहेंगे, न बनना तो उसको कहते हैं। और आपने हरिद्वार के अंदर एक विधायक ने उत्तराखंड को क्या गालियां दी थी, आपने दूसरे साथी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक केस हो गया था। न बनना तो उस पार्टी की बात है जिसको उठाया नहीं जाता। लोकतंत्र में है, हर व्यक्ति तैयारी करता है। एक लोकसभा में, एक विधानसभा में 4-4, 5-5 कैंडिडेट होते हैं और वो 4-4, 5-5 कैंडिडेट जो है अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और उसको उनको लेकर के हाईकमान भी चाहता है स्पष्ट स्थिति हो। ऐसा तो नहीं कि जो व्यक्ति ऊपर पकड़ रखता धरातल पे नहीं टिकट मांगने के लिए दौड़ रहा हो। और ऐसा भी कई बार होता है। आपने जमान पर तो आपने जनता के जीत या कार्यकर्ताओं के बीच आपकी अच्छी सूझबूझ और अच्छा आपकी पकड़ नहीं, या जनता ज्यादा आपको कार्यकर्ता आपको नहीं चाहता है, आप एक कट्ठा नहीं होने की स्थिति में है और ऊपर से आप टिकट ला देते हैं। और ये गलत भ्रम न रहे, इसलिए हम हर बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर और आम सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर सबको, जिसमें कि हमारे डॉक्टर मैखुली जी भी हैं, उनकी भी राय ली जाएगी कि भाई आप बताएं कि हमारे जो पौड़ी लोकसभा से कौन कैंडिडेट आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। तो वो डॉक्टर साहब भी अपनी राय देंगे, तो आप हम सबसे राय लेके चलेंगे। और इसलिए कि जो प्रदेश और अपने लोकसभा का विकास करे, देश का विकास करे, उसको लेके कांग्रेस ने काम किया। ठीक है, फिर साली जी आप जवाब देना चाह रहे थे, अब जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा। अगर आप पाताल में भी जाएंगे तो वहां भी इन्होंने कोयला घोटाला किया है। कॉमनवेल्थ घोटाला इतना लाखों करोड़ों का हुआ है। थल में भी अगर आप देखेंगे और नभ में भी देखेंगे, आकाश में भी इन्होंने 2G घोटाला किया है। तो वो पार्टी है जिसने सभी प्रकार के घोटालों में महारत हासिल की है और जनता ने इनको किनारा कर दिया है। जनता को इनकी असलियत पता चल गई है। अब ये बात आप ये बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं इधर की अजीत पवार ने 90,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, 70,000 का घोटाला कर दिया और ऊपर से कहते दूसरे ने पार्टी में ज्वाइन करा देते हैं। मैं इतने एक्सपर्ट नहीं है। अब एक बात बुटोला जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी, उसके बाद सुनिए मैं आप ही की बात पा रहा हूँ, भ्रष्टाचार की तो बात, मैं आप ही की बात पा रहा हूँ। आपने एक बात अच्छी कही थी, सुनिए तो सही, एक बात अच्छी कही, भ्रष्टाचार की पार्टी बुटोला जी आपने एक बात बड़ी अच्छी पार्टी, लुटेरों की पार्टी, एक सेकंड सुनिए की पार्टी, अब सुनिए मैं आपसे बाद में गिना देना, बाद में गिना देना, का नाम ही टाइम दिया जाएगा आपको, टाइम दिया। एक बात सुन लीजिए, बुटोला जी एक बात सुन लीजिए। आपने कहा कि कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाते हैं, नेताओं से फीडबैक मिलता है। क्या कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता बचा उत्तराखंड में? भ्रष्टाचार नेताओं के अलावा कार्यकर्ता कहाँ है आपके पास? आपके पास कार्यकर्ता कहाँ है? आप बताइए, आप कैसे चुनाव लड़ोगे? चुनाव की तैयारी के बारे में डिबेट करने को आगे टीवी पर तो आप बहुत बोल सकते हैं, लेकिन ये बताइए भाई साहब, ग्राउंड पर कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे कार्यकर्ता ग्राउंड पर? कहाँ से लाएंगे? मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन लिया बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे जो चुनाव लड़ेंगे? आपको चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे जी? इसलिए उम्मीद छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भ्रष्टाचारी महाभ्रष्ट पार्टी कांग्रेस, सभी प्रकार के भ्रष्टाचार का अनुभव वाली सवाल करेगा ना। ठीक है, सवाल पूछे जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आम बात हो गई है। जब कोई सवाल पूछा जाता है तो आप लोग एक दूसरे पे तंज कसते हैं। बहरहाल मैं बढ़ती हूँ आगे और फाइनल कमेंट करूंगी, जहां दीपक रावत जी क्या कहेंगे शॉर्ट में 2024 के चुनाव को लेकर? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल बहुत
मजबूती के साथ अपनी जो मौजूदगी दर्ज कराएगा। और ये प्रदेश की जो क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनका जो एक चेहरा उत्तराखंड क्रांति दल है उसको यहाँ की जनता जरूर पसंद करेगी और उसे उसके मुद्दों को भी पसंद करेगी, साथ ही साथ उसमें वोट देगी। तो हम निश्चित रूप से तैयारी कर चुके हैं। मैं पहले बोल चुका हूं कि इस बार हम किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय पार्टियों को वॉकओवर देने की स्थिति में नहीं है। हम अपनी मजबूत स्थिति और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका जरूर निभाएंगे। बिल्कुल। हरीश मेखुरी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। लोकसभा चुनाव की सभी राजनीतिक दलों को अच्छे से तैयारी करना चाहिए और पहले नंबर पर आने का प्रयास करना चाहिए। एक चीज निश्चित रूप से अवश्य कहना चाहेंगे कि जो कार्यकर्ताओं के हिसाब से, पार्टी की तैयारी के हिसाब से अभी तक भारतीय जनता पार्टी में आगे दिख रही है। अन्य पार्टियों को भी उस लेवल की टक्कर के लिए मेहनत करनी होगी। दूसरा एक और चीज है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी काट अन्य दलों को भी मतलब तैयार करनी पड़ेगी। अपना जो मास्टर प्लान है वो देना पड़ेगा कि हम ये करेंगे। अगर जो सत्ताधारी पार्टी है उसने ये किया, मान लो सत्ताधारी पार्टी ने किसानों के लिए सम्मान नीति की, जब पहले तो मिलता नहीं था किसानों को कुछ नहीं, अब मिल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने सेना की जैसे मजबूती के लिए अपाचे लाए, राफेल लाए, तमाम तरह की चीजें ले आई हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट ले आए हैं, आधुनिक मशीन गन वगैरह जो है वो ले आई। इस तरह से किसानों के लिए, जैसे मैंने कहा कि किसान सम्मान निधि है, आम जनता के लिए फ्री राशन कर दिया है, शौचालय कर दिया है, कुछ गैस गरीबों के लिए फ्री करती है हर घर। तो उसके बरक्स अन्य दल और क्या लाने वाले हैं अपना मास्टर प्लान रखें तो उनको भी निश्चित रूप से टक्कर देने का अवसर मिले। लखपत बुटोला जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। तो संपर्क यहाँ पर टूट गया है। नवीन पिरसाली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। जी, देखिए वरिष्ठ पत्रकार मैखुरी जी ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर कही और सभी दलों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि सभी इस चुनावी तैयारी में जुटे और नंबर 1 आने की कोशिश करें। उन्हीं की बात को रखते हुए, उनकी बात से प्रेरणा लेते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैखुरी जी को ये कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश की देवतुल्य जनता को ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। इस रेस में आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी प्रभारी नियुक्त किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और लक्ष्य रखा है 250 से पार सीटें जीतने का और 400 से पार सीटें भाजपा का लक्ष्य। अब देखना ये होगा किसकी तैयारियां रंग लाती है और कौन जनता के बीच में अपने पैर बिठा पाता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।